इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर द मीन व्हेन सिग्मा इज अननोन। देखिए फोकस किस बात पे है, सिग्मा इज अननोन। लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था सेम कॉन्फिडेंस इंटरवल्स ही हमने मालूम किया था, लेकिन सिग्मा नोन था। इसमें सिग्मा अननोन है तो कैसे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है और मैं कोशिश भी करूंगी कि मैं इसको बहुत ज़्यादा आसान बनाऊं आपके लिए। लेकिन ये लेसन जो है ये पिछले लेसन से ही रिलेटेड है, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो मैंने आपको लास्ट लेसन में बता दी थी, तो इसलिए मैं यहाँ हो सकता है कि नहीं आपको एक्सप्लेन दोबारा करूं, तो इसलिए प्लीज़ आप पहला लेसन कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर द मीन व्हेन सिग्मा इज नोन वो ज़रूर आप देख लें। राइट, तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है लेसन। द वैल्यू ऑफ सिग्मा, देखिए ये सिंबल जो है ना ये सिग्मा का है, व्हेन इट इज नॉट नोन मस्ट बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग एस। कितना सिंपल हो गया, कोई परेशानी की बात नहीं है कि सिग्मा हमें नहीं मालूम, अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। कोई बात नहीं, हम एस मालूम कर लेंगे। और सिग्मा क्या है, एस क्या है, सिग्मा है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन, ये है एस किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्फिडेंस सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ सैंपल। तो अगर हमारे पास सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन नहीं दी हुई, कोई बात नहीं, हम स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल की मालूम कर लेते हैं। लेकिन हम करने क्या जा रहे हैं, पहले आप ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। देखिए अगर मैंने आपको जैसे बताया था कि पॉपुलेशन का अगर हम कैलकुलेट करें मीन, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, हमारे हमारे पास एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि हमें ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करना होता है, इसलिए हम सैंपल ले लेते हैं। राइट, और सैंपल का जो भी मीन है, हमारे पास एक सैंपल है, सपोज उसका मीन 90 है, तो उसकी बेस पे ही हम कह देते हैं कि ये पॉपुलेशन का मीन भी यही होगा। लेकिन यहाँ हमें एक रेंज अपनी निकालनी होगी, जैसे मैं कह देती हूँ कि सैंपल का मीन 90 है, तो हम पॉपुलेशन का मीन निकालने के लिए एक रेंज निकाल लेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है, आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं कि आपका पॉपुलेशन का मीन भी यही होगा। तो मैं कह देती हूँ कि 80 से हमारा 95, ये रेंज आपने कैलकुलेट करनी है, इसमें आपका पॉपुलेशन का मीन लाई करेगा, मोस्ट प्रोबेबली इसमें ही लाई करेगा, कुछ चांसेस होते हैं कि इसमें लाई ना करे, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे सीखेंगे। राइट, तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर सिग्मा नहीं मालूम तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हम स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल का यूज कर लेंगे। और इसमें क्या होगा कि हम वैल्यूज वो यूज करते हैं यानी सैंपल यूज करते हैं, एन नंबर ऑफ सैंपल को यूज करता है जो हमारे पास होगा लेस देन 30। सैंपल यूजुअली इसमें हम 30 से कम इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली हम इसमें कम करते हैं। और कम जब हम करते हैं तो हम कौन सा टेबल यूज करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए मैंने आपको लिखा, यहाँ लिखा है कि ये जो वैल्यूज हैं जो हम कैलकुलेट करेंगे, जो हम रेंज कैलकुलेट करेंगे, इसको हम टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से यूज करेंगे, जिसको स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसका नाम स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, क्योंकि ये बनाया था विलियम सेली गॉसेट ने, और जब ये अपनी जॉब करते थे आयरलैंड में, वहाँ जो भी रिसर्च होती थी वो अपने नाम से वो इशू नहीं कर सकते थे, उस पर अपना नाम नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने इसको स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे दिया। राइट, सिंपल हो गया। यहाँ मैंने क्या लिखा है, थोड़ा सा दोनों में कंपैरिजन किया है, जो मैंने लास्ट लेसन बताया था, जब सिग्मा नोन आपके पास होगा तो आपके पास सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 होगा, और आपने जी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज करना है। याद रहे, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने जी टेबल कहाँ देखना है और टी टेबल कहाँ देखना है। जब सिग्मा आपके पास, ये इसकी मेन कंडीशन है, जब सिग्मा अननोन है, ये सिग्मा है, जब सिग्मा अननोन है तो आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, जब सिग्मा आपके पास गिवन है तो आपने जी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखना है। कितना सिंपल हो गया। और अगर सिग्मा नहीं दिया हुआ तो क्या है, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल की यूज करनी है। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ आपके लिए डिफरेंस भी लिख दिया था कि आपको थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए। अब इसके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन के जो कि सिमिलर हैं हमारी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं है सिमिलर, तो वो पहले मैं आपको इनकी बताती हूँ कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो टी डिस्ट्रीब्यूशन और जी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में सेम है। देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया है, काफी सारे लेक्चर में मैं भी आपको बता चुकी हूँ। नॉर्मल नाम से ही पता चल जाता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, कि डाटा आपका, सॉरी इसको आप ना
इस तरह अच्छी तरह बनाइएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा दोनों साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ आपके पास मीन आ जाता है, राइट। इसको मैं ऐसे ऐसे कर लेती हूँ, चले। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके जो ये होते हैं ये कभी भी जितना भी आगे चला जाए ये इससे बेस लाइन से एक्स एक्सिस से कभी भी टच नहीं होंगे। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही सिमिलर होती है। इट इज बेल शेप, ये बेल शेप हो गई। इट इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन का क्या मीनिंग है कि इसके मीन, मीडियन और मोड आपके सेंटर में ही लाई करेंगे और कर्व नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। यही स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं और यही टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो सिमिलरिटी है कि वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे सिमिलर है, तो उसकी ये प्रॉपर्टीज हैं। अब कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो टी डिस्ट्रीब्यूशन के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मुख्तलिफ हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला क्या है कि वेरिएंस इज ग्रेटर देन 1। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको अभी समझाती हूँ कि इसका क्या मीनिंग है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन is actually a family of curves based on the concept of degrees of freedom which is related to the sample size। देखिए पढ़ने में थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गया, सैंपल साइज क्या मीनिंग है इसका, मैं आपको बताती हूँ, राइट। परेशान नहीं होना आपने, ये कंडीशन है कि बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है कि स्टैटिस्टिक्स बहुत मुश्किल है, इजीएस्ट सब्जेक्ट है। टी डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली अ फैमिली ऑफ कर्व्स, राइट। देखें यहाँ मैं आपको बनाती हूँ, यहाँ से थोड़ा सा मेरे से रफ भी बन सकता है लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी तो वो मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट पिक्चर बनाई हुई है। ये तो हमारे पास हो गई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। क्या कहता है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली अ फैमिली ऑफ कर्व्स, यानी इसमें एक कर्व नहीं बनता, इसमें 3 बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, 5 बन सकते हैं। किस चीज पे डिपेंड करते हैं? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या चीज होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां मैं लिखती हूं, इसको हम डी डॉट एफ से डिनोट करते हैं। जब भी आप देखेंगे ना डी डॉट एफ लिखा है, इसका मतलब है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है n-1। अब n क्या चीज है? n सैंपल साइज है। अगर हमारे पास पॉपुलेशन है 100, उसमें से हम 10 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 10-1। क्या आंसर आएगा? 9। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास 9 है। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किस पे बेस करती है? सैंपल साइज पे बेस करती है, राइट। ये तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, लेकिन है क्या चीज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, जैसे सपोज अब मैं आपसे कहूं कि हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, राइट। 5 वैल्यूज हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। 6 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास 5 नंबर्स हैं, 5 वैल्यूज हैं जिसका मीन हमारे पास 10 है, राइट। तो मैं आपसे कहूंगी वो नंबर क्या होगा? टोटल 5 नंबर का जब टोटल करेंगे तो वो क्या होगा जिसका मीन 5 हो जाएगा? तो आप सॉरी जिसका मीन 10 हो जाएगा, तो आप क्या करते हैं? 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आप कहेंगे कि वो नंबर टोटल जो 5 नंबर्स है मेरे पास, कुछ भी है नंबर्स, मे बी वो 5 10 10 10 10 10 हो, मे बी वो 8 8 कुछ 8 12 14 कुछ हो, लेकिन उसका टोटल 50 होगा, इसलिए आपके पास मीन 10 आया है, राइट। तो मैंने कहा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है? n-1, n सैंपल साइज है। मैंने कहा 5 आपके पास कोई भी वैल्यूज है तो उनका मीन 10 है, इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी? सैंपल माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 4 है, यानी इन 5 नंबर में से जो भी आपके पास 5 नंबर हैं, जो भी 5 नंबर है, यहां मैं लिख देती हूँ मे बी के वो 5 नंबर जो है वो 10 10 ही हो, इक्वल ही हो। इनको काउंट करेंगे 50 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 तो मीन इसका 10 हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सारे 10 हो। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नाम ही यही है फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है? 4। इनमें से 4 नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे सपोज वेरी कर सकती है इनकी वैल्यू। मैं एक नंबर कह दूं आपके पास 8 है, एक आपके पास 12 है, एक आपके पास 14 है और एक आपके पास 10 है।
इन सब का टोटल जो है ना वो होना चाहिए 50। तो फिफ्थ नंबर क्या होगा, इसको आप टोटल कर लेंगे कितने हो गए 20 30 44। तो इसका मीनिंग है जो फिफ्थ नंबर है वो जरूरी है कि सिक्स्थ होगा। ये नहीं है फ्री नंबर, जो आखिरी नंबर है वो फ्री नहीं है, वो एक स्पेसिफिक नंबर होगा जो इन सबको मिला के 50 बना देगा। राइट, तो फोर जो है आउट ऑफ फोर ये फ्री है, ये फ्री है, इनका कुछ भी इनकी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन जो लास्ट नंबर है उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी जो उसको टोटल बना देगा। जैसे सपोज मैं आपसे कह देती हूँ कि कोई भी हमारे पास डिग्रीज ऑफ एन हमारे पास है, सैंपल साइज है ना 10, तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी n-1 इज इक्वल टू 9। राइट, तो 9 और ये सबका 10 का टोटल जो है ये 100 है। तो इसमें से 9 नंबर्स तो फ्री हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, एक 12 होगा, एक 8 होगा, एक 14 होगा, एक 20 होगा, 9 तक तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो 10th होगा वो एक स्पेसिफिक नंबर होगा जो इन सब को टोटल करके आखिर में 100 बना देगा। ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है कि होता क्या है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम मुख्तलिफ टेस्टिंग के लिए मुख्तलिफ तरीकों से यूज करेंगे, लेकिन यहाँ हम n-1 ही यूज करेंगे। राइट, तो जैसे मैंने आपको कहा कि अब आपको समझ में आ गया डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काय पे रिलेटेड किससे होता है, सैंपल साइज में से, क्योंकि सैंपल में से 1 माइनस करके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास आ जाता है। अब बात रही कि फैमिली ऑफ कर्व्स का क्या मीनिंग है। अब देखें, अगर मेरे पास ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे है 4, और जो हम टेबल देखेंगे मैं आपको बताऊंगी उसमें आपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को देखना है, आपने सैंपल साइज को नहीं देखना। जैसे पहले हम करते आए हैं ना कि सैंपल साइज इतना है और फिर हम देख लेते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को देखना है। जब हम ये तो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, राइट, इसका हमारे पास ये मीन और मीडियन यहाँ लाया हो गया। यहाँ हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 4 है। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है तो इसका कर्व कैसे बनेगा, इसका कर्व यहाँ से हम बनाएंगे, इसका कर्व हम यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से, और ये होगा इससे नीचे और इस लाइन से ऊपर। यानी ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन टी डिस्ट्रीब्यूशन, इससे ज्यादा है। देखिए ये ऊपर यहाँ से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये यहाँ से आता है, लेकिन यहाँ से ये ज्यादा बड़ा है। देखें ये वाला ग्राफ, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वली डिवाइड है, यहाँ से ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है, इसलिए देखें यहाँ से ये वाइडर एरिया है इसका, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने लाइन कब बनाई, जब हमारे पास था 4, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 4। अब हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे सपोज मैंने 9 कर दिया, राइट, 9 कब होगा, जब सैंपल साइज बढ़ेगा। यहाँ सैंपल साइज 10 है, यहाँ सैंपल साइज 5 है। तो जैसे जैसे हमारा सैंपल साइज बढ़ता जाएगा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि n-1 है। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ यहाँ बनेगा आपका, इसको हम यहाँ से बनाते हैं और ये यहाँ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला ग्राफ कब है, जब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 9 है। राइट, तो ये क्या होती है, फैमिली ऑफ कर्व। अब मैं पढ़ती हूँ, टी डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली अ फैमिली ऑफ कर्व्स। इसमें काफी सारे कर्व बनते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किस पे डिपेंड करती है, किससे रिलेट होती है, सैंपल साइज में। जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता जाएगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी बढ़ती जाएंगी, और अगर सैंपल साइज और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ही इक्वल हो जाएगा। राइट, अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, लेकिन क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस, टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्रोचेस द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ जाएगा, अगर मैं आपको सैंपल साइज कह दूं कि सैंपल साइज मेरा 70 है, 70-1 विच इज इक्वल टू 69, तो अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो आपका यहाँ से ही होगा। जैसे जैसे आपका सैंपल साइज बढ़ेगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सपोज हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और उनका मैं हाइट मालूम कर रही हूँ, राइट, तो अगर मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट की हाइट मालूम करूं तो मुझे, इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, तो सपोज आखिर में आ गया मेरे पास सबका, अगर मैंने किया 5.6 इंचेस,
सबकी 100 की। लेकिन अगर मैं सैंपल लूं, अगर मैं 10 स्टूडेंट्स ले लूं इसमें से, तो मे बी के 10 स्टूडेंट की हाइट 5 फीट निकल आए, राइट अगर मैं सैंपल साइज 20 ले लूं तो इसका 5.2 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सैंपल साइज 80 ले लूं या 70 ले लूं तो इसका एवरेज जो है 5.5 फीट या 5.4 हो जाएगा। जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता है तो जो भी उसका मीन होता है वो पॉपुलेशन के मीन के ही इक्वल होता है, और जब पॉपुलेशन के मीन के इक्वल हो गया तो हमारी टी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो इसका यही मीनिंग है, एज द सैंपल साइज इंक्रीजेज the t distribution approaches the standard normal distribution, right? कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो भी लिखा हुआ होता है बुक में उसको आपको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इसका मीनिंग क्या है। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे ये सेम चीज़ मैंने आपके लिए ड्रॉ की है। द सिंबल क्या आपने देखना होगा, D.F, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, विल बी यूज फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम for a confidence interval for the mean are found by subtracting 1 from the sample size, जो मैंने आपको बता दिया, यही इसका फॉर्मूला है इस टेस्ट के लिए। और यहाँ मैंने ये फैमिली ऑफ कर्व भी बना दिया आपके लिए। ये जो पिंक है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये ऊपर है, राइट ये यहाँ पे जा रहा है। अब हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 10 है। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 है और आपसे कोई पूछे कि इसका सैंपल साइज क्या है, तो आपने क्या कहना है, 11, क्योंकि 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, राइट। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये जो कर्व है, ये जो आपको ना ग्रीन उन्होंने एरो भी बनाया हुआ है, देखिए यहाँ से, ये देखें यहां से, तो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये यहाँ है, ये यहाँ फ्लैट हुआ हुआ है और ये हमारे पास ऊपर है, लेकिन यहाँ से ये वाली लाइन ऊपर है। यहाँ पे अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 20 हो गया। कोई पूछेगा इसका सैंपल साइज क्या है, तो क्या होगा, 21 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 20। जैसे जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी सैंपल साइज बढ़ता जाएगा, आपके पास ये ब्लू आपके पास कर्व आ गया, तो आपका ये क्लोज होता जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, और जैसे जैसे ये इन्फिनिटी के करीब पहुंच जाएगा, ये नंबर आपका सैंपल साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये वाली जो आपका कर्व होगा ये आपके अप्रोक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ही इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये फैमिली ऑफ कर्व होता है जो डिपेंड करता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिपेंड करती हैं सैंपल साइज पे। अब यहाँ से हमारा फॉर्मूला शुरू हो गया और हम इसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। क्या मैंने कहा कि हमारे फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन व्हेन सिग्मा इज अननोन और सैंपल साइज होगा आपका लेस देन 30। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। जब हमारे पास सिग्मा नोन था, दोनों एग्जैक्ट फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पे क्या था, टी की जगह हम क्या यूज कर रहे थे, जी सब अल्फा बाय 2, और अब हमारे पास ये सिग्मा अननोन है तो हम यहाँ पे टी अल्फा बाय 2 यूज कर लेंगे, और इसकी यहाँ पे हम सिग्मा लगाते थे और यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल लगा दिया, अब और एग्जैक्ट सेम है, राइट। इसको ऐसे भी हम लिखते हैं, किसी आप बुक में देखेंगे ना तो ऐसे भी लिखा होगा x और यहाँ प्लस माइनस टी सब अल्फा बाय 2 s डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। प्लस माइनस का क्या मीनिंग है, देखिए यहाँ मैंने माइनस किया हुआ है, एग्जैक्ट ये प्लस किया हुआ है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो भी इंटरवल निकलेगा, ये जो भी हमारा मीन होगा, इसमें प्लस माइनस कोई सैंपल थोड़ा सा एरर भी हो सकता है, सैंपल एरर। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1, अल्फा क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। कैसे होगा, मैं आपको, जैसे ये हमने क्या करना होगा, ये अगर मैं कहूं कि हम 95% कॉन्फिडेंस है कि जो भी रेंज होगी, सपोज रेंज मेरी है 70 to 80 के मीन इस पे लाए करता है, राइट, तो मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं, 95%। ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है कि मेरा जो मीन होगा वो इसमें ही लाई करेगा। लेकिन 95 में से कितना रह गया, 5%, जिसको हम 0.05 कहते हैं, और उसको हमने 2 से क्यों डिवाइड किया, फॉर्मूले में है बाय 2, राइट। तो 0.025 ये आपकी रिजेक्शन रीजन है, ये एरर हो सकती है, 0.025 यहाँ एरर हो सकती है। अगर हमारा आंसर आता है कि हमारी रेंज है कि हमारा पॉपुलेशन का मीन 70 to 80 इसके दरमियान लाई करता है, तो ओनली 0.025% है चांसेस कि ये गलत हो सकता है, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा चांसेस है कि ये भी गलत हो सकता है, लेकिन 95% हम कॉन्फिडेंट हैं कि इसमें ही आएगा हमारा आंसर।
और मैंने आपको जैसे जैसे बताया कि मैंने यहाँ 95, अगर मैं कहूँ कि 99% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा जो भी मीन आएगा वो रेंज, तो हमें ये रेंज बढ़ानी होगी। इसको मैं कह दूंगी कि 60 टू 90। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा आपका ये इंटरवल भी बढ़ जाएगा। राइट अगर मैं आपसे कहूंगी कि मैं 90% कॉन्फिडेंट हूं तो ये आपका कम हो जाएगा, ये मे बी 70 टू 80 ही आपका होगा रेंज, 90%। राइट तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, इसमें अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये टेबल है जो मैं आपको बताऊंगी। राइट मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ किस्म के टेबल दिए गए होते हैं, मैंने आपको दो तरह के टेबल बताऊंगी। देखें ये ऐसे लिखा हुआ है, ये है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और यहाँ से अगर आपको 90%, 95%, 99%, कितने परसेंट आप कॉन्फिडेंट है जो कि क्वेश्चन में दिया गया होगा। अगर आपको कहा हो कि 90% कॉन्फिडेंट है, आपका सैंपल साइज है 5, तो कभी ये गलती नहीं करनी कि आपने ये 5 में देख लिया, ये आप कहेंगे 2.01, ये गलत हो जाएगा। 5 - 1, क्योंकि ये है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 4 में आपने देखना होगा तो आपने ये लिखना होगा 2.13। देखिए यहाँ से आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को आप देखें, ये 20 है और 30, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें सैंपल साइज लेस देन 30 लेते हैं। जैसे ही इसके इंक्रीज हो गया सैंपल साइज या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो 2 के दरमियान आएगी। अगर सपोज मेरे पास है, मेरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैं कह दूं मेरा 37 है, राइट तो 37 इन दोनों के दरमियान आएगा। अब आप कहेंगे कि अब मैं कौन सी वैल्यू लूँ, ये वाली या ये वैल्यू 90% पे। तो कहीं किसी बुक में आप देखेंगे वो कहते हैं, और हमारा क्या, मैंने आपसे क्या कहा कि हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 37 है, तो कहीं आप देखेंगे वो कहते हैं राउंड अप कर दें तो हम 40 वाला लेंगे, लेकिन कंजर्वेटिव अप्रोच क्या है कि राउंड डाउन कर दें। तो यहाँ मैं आपको राउंड डाउन सिखाऊंगी क्योंकि नॉर्मली राउंड डाउन लेते हैं। अगर 37 है, 38 है, 39 आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो आपने 35 को कंसीडर करना होगा। राइट अगर जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा, और यहाँ मैंने इन्फिनिटी लिख दिया है। राइट जैसे ही ये इन्फिनिटी के पास पहुंचेगा तो आपने क्या वैल्यूज हैं, आपने जी वैल्यू को देखना है, क्योंकि जैसे जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ता जाएगा, सैंपल साइज बढ़ता जाएगा, आपकी टी डिस्ट्रीब्यूशन जी डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल हो जाएगी, इसलिए यहाँ ये इन्फिनिटी है। राइट टेबल भी आपको देखना आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जल्दी में कभी सैंपल साइज को नहीं देखना, उसमें से 1 माइनस करना है, और ये इसका फॉर्मूला इस लेसन के लिए है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 चिल्ड्रन। राइट सैंपल ऑफ 10, तो 10 हमारे पास क्या हो जाएगा, n जो फॉर्मूले में है, n इज इक्वल टू 10। फाउंड दैट देयर एवरेज ग्रोथ फॉर द फर्स्ट ईयर, एवरेज ग्रोथ आ गई 9.8 इंचेस, इट मीन्स कि ये हमारा मीन है। right, assume the variable is normally distributed and the sample is standard deviation। देखें sample standard deviation जिसको हम s कहते हैं, सिग्मा नहीं दिया हुआ, मैंने कहा ना अगर सिग्मा नहीं है कोई बात नहीं, हमें स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल की मौजूद है, 0.96 है हमारे पास। फाइन 95%, आप कॉन्फिडेंस अपना लेवल शो करना है आपने कि आपका मीन किस रेंज में लाई करता है। तो ये चीज़ें हमें दी हुई हैं, इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए अच्छी तरह बना भी दिया है इसलिए कि कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। ये फॉर्मूला लिखा, x क्या है आपके पास 9.8, इसकी वैल्यू पुट की, -2.262। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया हमारे पास। राइट तो क्या है हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, हमारा n हमारे पास है 10, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है 95% है। अब हम चलते हैं 9 और 95% में, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये 2.262 आई थिंक मैंने आपके लिए यहाँ लिखा हुआ भी है, ये देखें, ये आई थिंक ये हमारे पास ओके ये तो हमारे पास है, इसमें देख लेते हैं हम, n इज इक्वल टू 10, तो हम टेबल पे चलते हैं, 9 और हमारे पास है कॉन्फिडेंस लेवल 95%, 2.26। राइट कभी आपने 10 में नहीं देखना, कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ देखना है। तो 2.26 हमारे पास आ गया, 2 पॉइंट, और कुछ और टेबल पे देखेंगे तो आगे भी है, 3 लेवल तक भी है, 2.262 दैट इज फाइन। एस हमारे पास 0.96 दिया हुआ है, और ये डिवाइडेड बाय 10 है हमारे पास सैंपल।
म्यू, और फिर अपने राइट साइड पे भी यही वैल्यूज पुट करनी है। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई आपको करना आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कभी जल्दी में ऐसे नहीं करना। 9.8 में से ये माइनस किया और फिर हमने जो भी वैल्यू आई उसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये गलत हो जाएगा। पहले जो भी आपके पास पैरेंथेसिस में है उसको आपने सॉल्व करना है। 0.96 को आपने किससे डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 10, और स्क्वायर रूट ऑफ 10 क्या होगा, 9 का तो 3 है, राइट। तो आपने 3 पॉइंट डेसिमल अपने कैलकुलेटर पे अच्छी तरह देखें क्या आएगा इसका, आपके पास 3.33 जो भी आएगा वो आप यहाँ लिख लें। 0.96 से पहले इसको आप सॉल्व करें, जो इसका आंसर आएगा उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करके इसका आंसर निकालना है। तो देयरफॉर वन कैन बी 95% कॉन्फिडेंट द पॉपुलेशन मीन ऑफ द फर्स्ट ईयर ग्रोथ इज बिटवीन 9.11, राइट। सैंपल का मीन क्या था, 9.8, लेकिन पॉपुलेशन का मीन जो है वो इस रेंज में लाए करता है। और कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये रॉन्ग भी हो सकता है, 5%। 0.02% एक साइड पे ग्राफ इसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, यानी 95% आप कॉन्फिडेंस है, ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है कि ये हमारा आंसर सही है। 0.025 इधर थोड़ा सा एरर हो सकती है या इधर एरर हो सकती है, मे बी ये 9 हो या 9.15 हो, थोड़ी सी चांसेस है, अदरवाइज 95% कॉन्फिडेंस है। अगर हम 99% कह देते हैं कि हम 99 है तो ये रेंज बढ़ जाएगी, मे बी 9 to 11 हो जाएगी। जैसे जैसे आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे ये रेंज भी बढ़ती जाएगी। अब क्या है, अब मैंने आपके लिए एक और यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है और फिर हम इसको भी देख लेते हैं कि इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। तो देखें, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा काम आपने खुद करना होगा। द डाटा रिप्रेजेंट अ सैंपल ऑफ द नंबर ऑफ होम फायर्स स्टार्टेड बाय कैंडल्स फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स। अब ये सेवरल ईयर्स इसने कह दिया, राइट। हमें इसने मीन भी नहीं बताया, इसने हमें स्टैंडर्ड डिविएशन भी नहीं बताई, सिर्फ हमें इसने कॉन्फिडेंस लेवल बता दिया। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन जो है वो इसने यहाँ लिखी नहीं। पहले वाले क्वेश्चन में सब लिखी हुई थी, इसमें नहीं लिखी हुई ना, फिर भी कोई परेशानी की बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, इसकी आपके पास हो जाएंगी 7, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 7 हो गई, राइट। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, 7 हो गई। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6, 6 हो जाएगा आपके पास। और मीन कैसे निकालें, जो हमने बहुत पहले मैंने आपको सिखाया, इन सब वैल्यूज को प्लस कर लें, इन सबको, और डिवाइडेड बाय 7 कर दें, आपके पास मीन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन भी मैंने आपको बहुत दफा सिखाई है, क्विकली दोबारा बता देती हूँ कैसे होगी। जो भी इसका मीन आएगा, इसका मीन ये है, देखिए मैंने यहाँ कैलकुलेट भी कर लिया है, 7041.4। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है। कैसे, आप कहेंगे ये कैसे लिख दी मैंने, राइट। अगर आपने पहले वाले लेक्चर देखे होंगे तो फॉर श्योर आपको आता होगा, लेकिन कोई बात नहीं। क्या करना है, आपने इसका मीन निकाल लिया, ईच वैल्यू को, इसको इस मीन में से सब्ट्रैक्ट करना है, इसको इस मीन में से, इसको ईच, ये जितनी भी वैल्यूज हैं आपने इस मीन में से सब्ट्रैक्ट करना है। और जो भी उनका आंसर आएगा इंडिविजुअल का, इसको इसमें से माइनस किया, जो भी आंसर आया, सपोज हमारे पास 7 आ गया, सपोज, राइट, इसका स्क्वायर कर लें, इसमें से इसको माइनस कर लें, जो भी इसका आंसर आएगा उसको आपने स्क्वायर करना है। इसका आंसर 7 नहीं है, ये देखें बड़ी फिगर है, राइट, 1000 में है, लेकिन मैंने आपको मिसाल दी है। इसमें से इसको माइनस करें, जो आंसर आए उसको स्क्वायर कर लें, इसमें से इसको माइनस करें, जो आंसर आए इसको स्क्वायर कर लें, राइट। उन सबको स्क्वायर करने के बाद उन सबको टोटल करें, टोटल करने के बाद आपने अगेन उसको 7 से डिवाइड करके और इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो आपके पास ये s आ जाएगा। नहीं आया मेरी, आप पिछली वाली वीडियोस देखें, शुरू वाली, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हमारा ये स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, बात सिंपल हो गई। कितने परसेंट इसने कहा है, 99% कहा है, तो सिर्फ 1% हमारा गलत हो सकता है। सेकेंड स्टेप में करना है, टी सब अल्फा बाय 2 हमने टेबल में देखना है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बताई 6 आपने देखनी है 99% में, इसकी वैल्यू 3.707 आ जाएगी आपके पास। आप देखें इसको, ये आपके पास आएगी वैल्यू, उसके बाद आपने ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। सेम है कि पहले आपने पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई बिल्कुल मत कीजिए, इसका स्क्वायर रूट लें, दिस डिवाइडेड बाय दिस, और फिर सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा कि ये रेंज हमारे पास आई।
वन कैन बी 99% कॉन्फिडेंट है कि पॉपुलेशन मीन नंबर ऑफ होम्स फायर जो हैं कैंडल से जो लगती हैं वो इसके दरमियान आती हैं, ये पॉपुलेशन का मीन है। यहाँ मैंने आपके लिए एक स्लाइड बनाई है और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी है। यहाँ मैंने क्या लिखा है कि इस सिग्मा नोन, अगर सिग्मा नोन है, जो मेरा लास्ट लेसन है, अगर सिग्मा नोन है यस, तो आपने जी अल्फा, ये अल्फा है, अल्फा बाय 2 की वैल्यूज देखनी है, और एंड सिग्मा इन द फॉर्मूला, फॉर्मूला में एस यूज नहीं करना, सिग्मा करना है। और अगर सिग्मा गिवन नहीं है नो, तो यूज करें आप टी अल्फा बाय 2 वैल्यूज एंड एस इन द फॉर्मूला, जो मैंने आपको अच्छी तरह अभी बता दिया। इसके बाद ये मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिखा है, एस्टिमेट द मीन पॉपुलेशन हाई टेम्परेचर विथ 90% कॉन्फिडेंस बाय यूजिंग द रैंडम सैंपल ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या है, आपके पास सिर्फ 90% दिया हुआ है, आपके पास एक्स मीन नहीं दिया हुआ, एस स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया हुआ, आप कहेंगे एन भी नहीं दिया हुआ, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी नहीं दी हुई, लेकिन एन तो दिया हुआ है, काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एन इज इक्वल टू 12, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 12 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 11। 11 आपने टेबल में देखना है, जल्दी में कभी 12 नहीं देखना। स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन निकालने, जो भी मीन आएगा ईच वैल्यू को उस मीन में से माइनस करना है, जो भी आंसर आएगा ईच का उसको आपने स्क्वायर करते जाना है। जब सब का टोटल कर लेंगे तो डिवाइडेड बाय 12 से उसको डिवाइड कर दें, और उस जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लें तो स्टैंडर्ड डिविएशन आएगी। यहाँ मैंने आपको इसका आंसर भी दे दिया है, यानी टेम्परेचर, पॉपुलेशन का जो टेम्परेचर होगा वो इस रेंज में लाई करेगा, म्यू 74.6 से 86.10। 90% है तो इसका मतलब है 0.10, यानी 10% आपके सैंपल एरर शामिल हो सकती है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ मैंने आपके लिए कुछ और, सॉरी, हम चलते हैं यहाँ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने आपके लिए कुछ और यहाँ लिखे हुए हैं कि अपने टी, ये ए नहीं है, ये अल्फा है, राइट, इसका सिंबल ऐसे आया हुआ है, अल्फा बाय 2, जब n इज इक्वल टू 18 होगा और 99% कॉन्फिडेंस है, तो आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू मालूम करनी है। इस तरह आप ज़्यादा सीखेंगे जब खुद इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि यहाँ मैंने n लिख दिया है ना, आप जल्दी में ये कभी ना करें कि 18 देख लिया और 99 देख लिया, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मैं बार बार इस एक एक बात को इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 18 माइनस 1 जो कि 17 हो जाएगा, सॉरी 18 माइनस 1 17 हो जाएगा, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपने देखना है। जब आप इसको यहाँ पॉज कर दें वीडियो को, इसको अच्छी तरह देखें, इसके आंसर लिख लें, जब आपने अपने आंसर बना लिए तो आप यहाँ पे इसको टैली भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये टी वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।